तरफ विपक्ष के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सफलतापूर्वक बैठक दिल्ली में संपन्न हुई और दूसरी तरफ अब यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुन करके एक एक करके अलग अलग करने की कवायद शुरू हो गई है और इसी बीच में तमाम एजेंसियां एक्टिव कर दी गई है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि विपक्ष के ये नेता एकजुट नहीं होंगे और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान तल्खी दिखी, बयानबाजी दिखी, उसको लेकर के कहा गया कि अब तो बस खटाई पड़ गई है, अब तो मामला खत्म समझिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और दिल्ली के अंदर जब बैठक हुई तो उस बैठक में तमाम नेता पहुंच गए और ना केवल पहुंचे बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बनती हुई नजर आई, कॉमन मिनिमम एजेंडे के ऊपर सहमति बनती हुई नजर आई और किस तरह से देश भर में अब बड़ी बड़ी रैलियां की जाए, इसको लेकर के क्या कुछ रूपरेखा बनेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष के नेताओं की सहमति बनती हुई नजर आई। और अगर यह सहमति बन जाती है, सब लोग अपनी हां में हां इंडिया गठबंधन के अगर एक साथ मिलाते हुए बढ़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इस इंडिया गठबंधन से एक भी नेता वो टूट करके नहीं गया है। कुछ न कुछ पार्टियां जुड़ी हैं, 16-17 पार्टियों से आज 28 पार्टियां इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी हैं और मेरे हाथ में लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को जो ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है उसकी डिटेल है। जब केजरीवाल को दोबारा से नोटिस भेजा गया है उसकी भी डिटेल है। हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से फिर से बुलावा भेजा गया है उसकी भी डिटेल है। और क्या इस कड़ी में, इस डिटेल में ईडी सीबीआई की फेरिस्त में दोबारा से क्या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नंबर, उनका भी नाम आने वाला है? सवाल यह है। अब सवाल यह भी है कि विपक्ष के तमाम नेता जिनको बार बार बुलाया जा रहा है, क्या वो अपनी हाजिरी लगा करके, पेशी लगा करके वहां पर अपनी बात को कहेंगे, या विपक्ष के नेता जो इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि 95% मामले ईडी के केवल और केवल विपक्ष के खिलाफ हैं और जो विपक्ष का नेता इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ एजेंसी लगती है और जो इनके साथ में हो जाता है उसके जितने भी मुकदमे हैं वो सब शांत कर दिए जाते हैं। आज की खबर सुनिए, लैंड फॉर जॉब का मामला और उस मामले को लेकर के तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा गया है, ईडी ने बुलाया है, लालू प्रसाद यादव की भी पेशी होनी है। और ये लैंड फॉर जॉब का मामला, ये कब का मामला है? 2004 से 2009 का, जब यूपीए 2 का कार्यकाल था, पहला कार्यकाल, उस पहले कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव मंत्री थे और तब ये लैंड फॉर जॉब का मामला सामने आया और उसके बाद में वहां से मामला होता हुआ निकला और सीबीआई के जरिए अब ईडी तक ये मामला पहुंच चुका है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और सीबीआई इस मामले में घोटाले की जांच कर रही है। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव को पहली बार बुलाया गया है। तेजस्वी यादव से और लालू प्रसाद यादव से पहले भी ईडी अप्रैल में पूछताछ कर चुकी है। 5 घंटे की पूछताछ अप्रैल में हुई। उसके बाद 25 मार्च को सीबीआई की पूछताछ 8 घंटे के लिए अलग अलग चरणों में होती है और अब फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव को पेश होना है, जिसमें 5 जनवरी को तेजस्वी यादव को पेश होना है। 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को बुलाया था, पेश नहीं हुए, इसलिए फिर से बुलाया है और अब 5 जनवरी को तेजस्वी यादव को पेश होना है। सवाल यह है कि इतनी बार पूछताछ, इतने घंटों की पूछताछ, और उस पूछताछ में क्या निकला? तेजस्वी यादव तो यह कहते हैं कि जब उनको दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, तब उस उम्र में
उनका नाम इस तथाकथित घोटाले के अंदर जोड़ दिया गया, जिसमें यह मामला 18 मई 2022 को लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 17 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सीबीआई घोटाले की जांच कर रही थी और फिर उसके बाद में ईडी की इस मामले में एंट्री होती है और ईडी की एंट्री के साथ में फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को भी जोड़ दिया जाता है। बताया यह जाता है कि उस वक्त में लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी की भर्तियों के लिए घोटाला किया और घोटाला यह कि 26 लाख रुपए में 4.5 करोड़ रुपए की जमीन ले ली। यह आरोप जो है वो लालू प्रसाद यादव पर है। लेकिन उसके बाद में लालू प्रसाद यादव से अभी जब पूछताछ हो रही है और इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल उसके बाद कर दिया गया था, तो अब सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव के जरिए जो जातीय जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार ने सिरे चढ़ाने का काम किया बिहार के अंदर, उसको डेंट लगाने की, या लालू प्रसाद यादव एक छत्रप नेता बताए जाते हैं और नीतीश और लालू प्रसाद यादव की और उसके साथ में अब कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या बिहार में 40 सीटों के ऊपर असर है? और जो बीजेपी 39 सीटें जीत करके आई थी 2019 में, वो प्रदर्शन ना दोहरा पाए, इसीलिए ये डर है। और क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी की जो जोड़ी बन रही है, उसको तोड़ने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। और लालू प्रसाद यादव के बारे में जिस तरह से पहले भी कितनी सारी चीजें चली हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के और तमाम अलग अलग मीडिया चैनलों पर, कि इतनी लोहे की पिन मिली, गड्डियां निकाल करके इतना बड़ा कूड़े का अंबार बन गया था लोहे का, तो ना जाने किस किस तरह से खबरें चलाई गई हैं। और तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जिस वक्त में उनकी मूंछ दाढ़ी नहीं आई थी, उनका नाम जोड़ दिया गया था। तो ये अब फिर से मामला जो है इसको लेकर के सामने आ गया है। अब दूसरे नंबर पर बात करिए अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की तो तकरीबन आप यूं कहिए कि आधी पार्टी ही अंदर जाने की तैयारी में है या आधी पार्टी अंदर कर दी गई है। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, अब वो स्वास्थ्य कारणों से और अपनी पत्नी की वजह से उनको बीच में कुछ जमानत मिलती है। सत्येंद्र जैन उससे पहले, अब स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो बाहर है। फिर उसके बाद में संजय सिंह, उनसे भी पूछताछ और पूछताछ के बाद में वो भी अंदर। और अब अरविंद केजरीवाल की बारी जो है वो बीजेपी के नेता खुलेआम ऐलान करते हैं। मनोज तिवारी से लेकर के गौतम गंभीर से लेकर के और बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली प्रदेश के, वो कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी है और अरविंद केजरीवाल को अब अंदर जाना होगा। ये खुलेआम डंके की चोट पर कहा जाता है। तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को अब अंदर भेजने की तैयारी चल रही है, या फिर इस बात को बीजेपी यूं कहने की या यूं लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश भी कर रही कि देखिए ये लोग तो अंदर जाना ही चाहते हैं, इसीलिए ईडी के संबंध पर आ नहीं रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर को बुलाया और उस वक्त सुबह सुबह वो खबर मैंने आपको बताई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक जवाब जो है वो भेजा कि ये आप जो बुलावा मुझे भेज रहे हैं, ईडी की तरफ से जो बुलावा आया है, ये राजनीति से प्रेरित है। ये राजनीति से प्रेरित है ये मामला, और इस मामले में पहले भी हमारे पार्टी के तरफ से, नेताओं की तरफ से जवाब दिया जा चुका है। यह कह करके अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए, रोड शो किया। और यह खबर उस वक्त में 2 नवंबर को मैंने मध्य प्रदेश से ही आपको बताई थी। लेकिन उसके बाद में ईडी ने फिर से बुलावा भेजा, अभी बुलावा भेजा 2 रोज पहले 21 दिसंबर को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फिर से इसको बताया कि यह राजनीति से प्रेरित है और अरविंद केजरीवाल विपासना पर निकल गए। अब अरविंद केजरीवाल को अगला नोटिस भेजा गया है
3 जनवरी को अगला नोटिस भेजा गया है। और ये अगला नोटिस जो 3 जनवरी को भेजा गया है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि केजरीवाल को पूरा घेरने की तैयारी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो नोटिस भेजा गया है, वो नोटिस स्वीकार किसने किया है? अरविंद केजरीवाल तो विपासना में है, ना वहां पर टीवी है, ना न्यूज चैनल है, ना मोबाइल है, कुछ है ही नहीं वहां पर। तो स्वीकार किसने कर लिया? और उसके साथ में अब ईडी जो है वो ये सोच रही है कि 10 दिन के लिए वो विपासना पर गए हैं, तो 21 तारीख को नोटिस भेजा था, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए और उसके बाद में निकल गए। तो 10 दिन का जो उनका विपासना का जो समय है वो भी पूरा हो जाएगा 30 तारीख तक। तो ईडी चाहती है कि 2-3 दिन वो दिल्ली में रह भी लेंगे, आ भी जाएंगे, अपना ऑफिस का कामकाज भी देख लेंगे, और फिर हम उनको कोई वजह उनके पास में ना रहे मुकरने की, इसलिए 3 तारीख को बुलावा भेज दिया। 5 तारीख को लालू प्रसाद यादव को भी आना है। लेकिन इस मामले के अंदर केजरीवाल को लेकर के जो तथाकथित शराब घोटाले का मामला कहा जाता है, इस मामले के अंदर यह मामला तब से चल रहा है जब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी हुई और उनके मंत्रियों को भेजने एक के बाद एक लगातार जेल के पीछे डालने की तैयारी हुई। लेकिन इस मामले में कोर्ट की तरफ से भी एक बार यह कहा गया कि सबूत कहां पर है, चेन कहां पर है, किससे पैसा लिया, किसको पैसा दिया, कहां पर पैसा दिया, वो पैसा कहां पर है, ये सबूत बताइए। और कोर्ट एक बार यह भी कह चुका है कि जब आपका केस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जाएगा तो 2 मिनट में आपका केस गिर जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ईडी की फिर से तैयारी है। ईडी फिर से कुछ ना कुछ चीजें जुटा करके अरविंद केजरीवाल को बुलाने की तैयारी है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी नहीं बुला रही है, अरविंद केजरीवाल को जेल के द्वारा बुलाया जा रहा है, कि अरविंद केजरीवाल को एक बार ईडी के पूछताछ में शामिल करवाया जाए। ईडी उनसे 4 घंटे 5 घंटे की पूछताछ करेगी, जिस तरह से संजय सिंह के साथ में हुई और तमाम नेताओं के साथ में हुई, और उसके बाद में वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और हम 5 दिन की 7 दिन की रिमांड चाहते हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। सारे चेहरे जो नंबर 2 की हैसियत के थे वो एक एक करके जेल चले गए। सत्येंद्र जैन नंबर 2 की हैसियत पर थे, नंबर 2 की पोजीशन पर थे, जेल चले गए। उनके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर आए मनीष सिसोदिया, जेल चले गए। नंबर 2 की पोजीशन पर आए संजय सिंह, जेल चले गए। और अब अरविंद केजरीवाल, और इसके बाद एक लंबी फहरिस्त बताई जाती है। इसके बाद बताया जाता है कि सौरभ भारद्वाज का नंबर है, राघव चड्ढा का नंबर है। तो यह भी ईडी को लेकर के एक कड़ी आप कह सकते हैं। इसके बाद चलिए झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक तरफ बीजेपी वाहवाही लूट रही है झारखंड से सटे हुए छत्तीसगढ़ में कि हमने आदिवासी को, विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। हेमंत सोरेन को 1 नहीं 2 नहीं 6 बार नोटिस जा चुके हैं। हेमंत सोरेन को पहला नोटिस जाता है 14 अगस्त को, आजादी दिवस से 1 दिन पहले, और अभी आखिरी नोटिस गया उनको 12 दिसंबर को। तथाकथित भूमि घोटाले के अंदर ईडी उनको बुला रही है। हेमंत सोरेन का नाम बार बार लिया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन आ नहीं रहे हैं। तो क्या हेमंत सोरेन भी अब पूरा वहां पर तैयारी करके बैठ गए हैं और पेशी नहीं तो गिरफ्तारी कर लो? क्या इस लाइन पर आकर के अब विपक्ष खड़ा हो गया है? असल सवाल यह है। और एक और नेता की बात कर लेते हैं, केसीआर, और केसीआर की बेटी के कविता, उनको भी ईडी बुला चुकी है। सीबीआई पूछताछ कर चुकी है शराब घोटाले के अंदर, तथाकथित शराब घोटाले में उनसे भी पूछताछ चल रही है। मार्च में ईडी ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में के कविता का फोन जब्त कर लिया। तो कुल मिलाकर के अब बड़ा सवाल यह है कि एक के बाद एक ये नेताओं की फहरिस्त, इसमें पन्ने जुड़ते चले जाएंगे और ये फहरिस्त बढ़ती चली जाएगी। मैं वो लिस्ट तो आपको गिनवा ही नहीं रहा हूं,
वो लिस्ट जिसमें बताया जाता है कि इस नेता के ऊपर ईडी की, सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी और ये नेता बीजेपी के अंदर चले गए और उसके बाद कार्रवाई वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। और वो लिस्ट भी मैं आपको नहीं गिनवा रहा हूं कि सत्ता पक्ष के इतने नेताओं पर और विपक्ष के इतने नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है, जिसमें 95% विपक्ष के नेता हैं। और कांग्रेस के समय पर 10 साल का शासन कांग्रेस के समय पर भी ईडी यही थी, लेकिन उस वक्त में अगर कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर होती थी तो कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं पर भी होती थी। लेकिन अब देश की संसद से केवल और केवल विपक्ष के ही सांसद बाहर किए जाते हैं। उस वक्त में संसद से भी सरकार के सहयोगी या सरकार के ही सांसद, उनको भी बाहर किया जाता था। लेकिन अब चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे एजेंसी हो, हर जगह पर निशाने पर अगर कोई दिखता है तो वो विपक्ष का चेहरा है, दिखता है तो वो विपक्ष के नेता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या विपक्ष के नेताओं ने तय कर लिया है कि हम अब पूछताछ में शामिल नहीं होंगे, इनको गिरफ्तारी करनी है तो गिरफ्तारी कर लीजिए। और अगर जिसकी गिरफ्तारी होगी, मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी होती है, और क्या लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी ये वो बदला भी है जिस तरह से अडवाणी की रथ यात्रा को रोक करके लालू प्रसाद यादव ने उनका राम रथ रोकने का काम किया था, यात्रा रोकने की काम किया था? तो क्या आज वही चीज फिर से दोहराई जाएंगी? क्या लालू प्रसाद यादव को 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गिरफ्तार किया जाएगा? क्या लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हो जाएंगे? और लालू प्रसाद यादव अगर गिरफ्तार हो गए तो बिहार की 40 सीटों का क्या होगा? जो आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और कांग्रेस पार्टी केवल एक सीट जीत पाई थी, और जो जेडीयू उस वक्त में सरकार के साथ में थी, बीजेपी के साथ में थी, 16 सीटें जीत पाई थी। ये फिर तीनों पार्टियां आज किस पोजीशन में होंगी? बिहार की राजनीति किस तरह से करवट लेगी? बिहार में बीजेपी एक तरफ, दूसरी तरफ कहती है कि हम 50 लाख लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए लेकर के जाएंगे। तो क्या बीजेपी ने यह ठान लिया है कि अब मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया जाए कि मंदिर की यात्रा भी चलेगी और इनकी जेल यात्रा भी चलेगी, नेताओं को जेल की यात्रा कराई जाएगी और पब्लिक को मंदिर की यात्रा कराई जाएगी, और सीधे तौर पर डंके की चोट पर यह कह दिया जाएगा कि देखिए अब वोट हमारा है, और मीडिया के जरिए परसेप्शन खड़ा कर दिया जाएगा कि देखिए साहब, एक एक करके सारे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे चले गए, एक एक करके सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल के पीछे डाल दिया। और क्या इस लिस्ट में पहला नाम वो लालू प्रसाद यादव का होगा? क्या वो पहला नाम अरविंद केजरीवाल का होगा? और क्या इस लिस्ट में फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो तमाम नाम भी जुड़ेंगे? और राहुल को अगर मोदी सरनेम मामले में जेल यात्रा नहीं करा पाए तो क्या ईडी सीबीआई के जरिए होगा? क्योंकि राहुल को लेकर भी लगातार तलवार लटकी हुई है। होता है क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन विपक्ष ने अब क्या तय किया है वो अगले 3 से 4 रोज में आपको दिखाई देने लगेगा। 3 से 4 रोज में विपक्ष के नेताओं की जो रणनीति है, नीति है, वो दिखाई देने लगेगी कि विपक्ष के नेता पेशी के लिए तैयार होते हैं या जेल के लिए तैयार होते हैं। और फिर तय जनता को करना है, तय जनता को करना है कि नेताओं के अंदर उनको भ्रष्टाचारी नजर आते हैं या वो नेता उनको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं जिनको लेकर के ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने ही जा रहा था बस, लेकिन वो भाजपा में चले गए और उसके बाद सारे मामले ही ठंडे पड़ गए। तो इसको लेकर के फिर जनता तय क्या करेगी? सवाल फिर ये भी उठेगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।